आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के रिवीजन्स पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगभग आता ही आता है हर 2 साल में एक बार, कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताइए और इसका एसआई यूनिट बताइए। तो एसआई यूनिट इसकी होती है वेबर, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, और फॉर्मूला आपको पता ही है, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, B.A। ये इसका फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखा है, लेकिन मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग तक चला जाए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन और इसकी एसआई यूनिट अक्सर पूछी जाती है, हर 2 साल पे एक बार, समझ लीजिए, आपको पता होनी ही चाहिए। चलिए आगे बात शुरू करते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज। 2 लॉ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, और इसी में पूरी कहानी खत्म हो जाती है। पहला लॉ क्या बताता है? पहला लॉ यह बताता है कि अगर किसी क्लोज सर्किट्स में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है और उससे इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है, और ये तब तक ही रहती है जब तक कि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। इतनी बात। अब दूसरा सवाल उठता है कि अगर उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है तो वो कितना बन रहा है? इसका जवाब देता है अपना सेकंड लॉ। तो ये बताता है E इज इक्वल टू, उसमें 3 देखिए कन्फिग्रेशंस लिखे हैं मैंने। एक, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल आप E, कई जगह लिखा जाता है, मैं E लिख रहा हूं, तो आप लिखते हैं d∅dt, मतलब सेकंड लॉ ये बताता है। दूसरी बात करें तो E इज इक्वल टू माइनस d∅dt लिखते हैं हम लोग। ये प्रॉपर एक सेकंड लॉ है, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन भी है। ये बोलता है कि ईएमएफ जो बनेगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, और नेगेटिव साइन लेंज लॉ की तरफ से इंट्रोड्यूस्ड है, ऐसा समझ लीजिए। मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस तरह बनेगा, या इंड्यूस्ड करंट जो फ्लो होगी इस तरीके से फ्लो होगी, जिससे उस रीजन का अपोज कर सके, उस कॉज का अपोज कर सके जिससे वो खुद इंड्यूस हो रही है। आप समझेंगे भी, थोड़ा मैं दिखाता हूं। वो उस रीजन का कॉज का अपोजिशन करता है जिससे वो खुद पैदा हो रहा होता है। ये बातें मैंने वन शॉट में काफी डिटेल में बताई हैं। ये फॉर्मूला आपको पकड़ के रखना चाहिए। अगर किसी कॉइल में n टर्न्स हैं, ऐसे ऐसे n टर्न्स हैं, तो यहां पर वैल्यू लग जाएगी E इक्वल टू माइनस n d∅dt। ये पता होना चाहिए आपको। अब लेंज लॉ का जिक्र कर लेते हैं। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। इसका सिंपल मतलब है कि मान लीजिए कॉइल आपके पास में थी, यहां पे गैल्वेनोमीटर है, चेक करने के लिए करंट किस डायरेक्शन में, ऐसे ही कॉइल बना देता हूं, और ये आप एक मैग्नेट को नॉर्थ साउथ है, इसको पास लेके जाते हैं। अब पास लेके जाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जैसे जैसे करीब लेके जाएंगे आप, इसके अंदर ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसको आगे लेके जा रहे हैं, चेंज हो रहा है। उस कारण से इसके अंदर क्लोज सर्किट होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी। लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन रहने वाला है वो ऐसे रहता है कि जिस रीजन से ये पैदा हो रहा है उसको अपोज करे। यानी जब ये नॉर्थ आप आगे बढ़ाएंगे तो ये नहीं चाहेगा कि नॉर्थ आगे बढ़े, अपोजिशन करना है, विरोध करना है। तो ये, इसके पास कोई हाथ पैर तो है नहीं कि थप्पड़ लगा दे दूर जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकता। तो इसको भगाने के लिए नॉर्थ डेवलप कर लेता है यहां पर। तो जब ये नॉर्थ पोल डेवलप करेगा, आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा बेटा? देखिए एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं, तो जब ये पास आएगा तो नॉर्थ बनाएगा कि पास मत आओ, और डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। जब आप इसको दूर ले जाएंगे तो कहेगा दूर मत जाओ। समझ रहे हैं? अपोजिशन करना, जो हो रहा है उसका अपोजिशन जिससे पैदा हो रहा है। तो अगर आप नॉर्थ पोल को, थोड़ा समझा रहा हूं, अगर आप दूर ले जाएंगे तो ये क्या करेगा? दूर मत जाओ, तो उसके पास लॉलीपॉप तो है नहीं जो आपको दिखा दे, तो क्या करेगा? साउथ पोल बना लेगा, जिससे कि ये अट्रैक्ट कर सके इसको। साउथ पोल का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज करंट। देखिए क्लॉकवाइज करंट, इतना समझ के रखिए और आपका काम बनता जाएगा। तो लेंज लॉ यही बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है कि वो उस कॉज का अपोजिशन करता है जिससे वो खुद पैदा हो रहा है। ठीक है? और लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। जो आप आगे बढ़ा रहे में जो वर्क कर रहे होते हैं वही करंट के फॉर्म में सेव हो रहा होता है यहां पर। तो लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। अब मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं फेराडे लॉ से। तो यहां पर देखिए, जब आप किसी भी चीज का, ये जो बार लगा हुआ, रेलिंग लगी हुई है, रॉड है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, एरिया घटा रहे हैं या एरिया बढ़ा रहे हैं, तो जो मोशनल ईएमएफ बनता है वो होता है BLV। B है मैग्नेटिक फील्ड, L है लेंथ, और साथ में B है वेलोसिटी। जिस रफ्तार से आप इस बार को
इस रेलिंग को आप तेजी से बढ़ा रहे हैं, और बाकी चीजें आप समझ रहे होंगे, पढ़ रखा होगा, जस्ट टू रिवाइज दैट। आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। करंट इंड्यूस्ड इन द लूप क्या हो जाती है, तो I = E अपॉन R होता है, तो BLV अपॉन R लिख दीजिए। E की जगह BLV पीछे से अपॉन R, ये इंड्यूस्ड करंट। फोर्स कितना हो जाएगा मूवेबल आर्म के ऊपर, तो फोर्स होगा ILB sin थीटा होता है, यहां 90 डिग्री है तो ILB की वैल्यू लिख दीजिए, I ऊपर से आ जाएगा LB, और इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो B² L² V अपॉन R। ये सब पूछ लिया जाता है आपसे न्यूमेरिकल में कभी कभी, तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए तभी कर पाएंगे आप। तीसरी बात, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, P की वैल्यू भी यही हो जाती है B² L² V² अपॉन R। तो ये फॉर्मूला जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, और जगह जगह इस्तेमाल होता रहेगा। एडी करंट्स की बात करते हैं। देखिए, एडी करंट्स आर द करंट्स इंड्यूस्ड इन द सॉलिड मेटेलिक मासेस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू देम चेंजेस। एक मास है, क्लोज सर्किट नहीं है, पूरा मान लीजिए ब्लॉक है मेटल का, और इसको अगर आप आगे आप छोड़ देंगे तो जब छोड़ते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, जैसे यहां पर बात की जाए, ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, यहां पर एक ब्लॉक है जो इसमें एंट्री ले रहा है, जैसे जैसे एंट्री देगा इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और बदलते वक्त क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपना ओरिएंटेशन चेंज करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन कोई सर्किट तो बाहर कंप्लीट नहीं, तो बाहर करंट नहीं फ्लो हो पाती, इलेक्ट्रॉन अंदर ही चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से छोटी छोटी करंट्स फ्लो होने लगती हैं, जैसा दिख रहा है। और ये भी वही रूल फॉलो करती हैं, लेंज लॉ का विरोध करती हैं उस चीज का। तो इस वजह से ये जो करंट्स होती हैं सॉलिड मासेस में, सॉलिड मेटेलिक मासेस में जो डेवलप होती हैं, उसे बोलते हैं एडी करंट्स। ये मैंने वन शॉट में और डिटेल में बताया हुआ है, देखिए बिल्कुल, और यहां मैं रिवाइज करा रहा हूं। आगे लेके चलते हैं बेटा, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो हमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करना है, 3 तरीके से जनरेट कर सकते हैं मोटे तौर पर। ये देखिए फॉर्मूला देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है, बी बदलने से, एरिया बदलने से, इंड्यूस्ड ईएमएफ का एरिया, और तीसरा ओरिएंटेशन बदलने से। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बदल दीजिए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बदल जाएगा। दूसरा, एरिया ऑफ द कॉइल बदल दीजिए, अभी दिखाता हूं इसको एक एक करके। और तीसरा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए। तो पहली बात समझ में आती है कि बी को बदलना है। दूसरी बात देखिए, इसमें ये जो रेल लगी हुई थी, इस बार को आप आगे या पीछे करेंगे तो ये जो बीच का एरिया है वो बदलने लगेगा। तो एरिया को बदलने के लिए आपको मोशनल ईएमएफ पैदा हो जाता है, जिसके वो BLV लिखते हैं आप। तो ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, क्योंकि यहां पर एरिया आपने बदला है, जो बात समझाई। तीसरा पॉइंट की बात करिए, चेंजिंग द ओरिएंटेशन। ये देखिए एक कॉइल लगी है रेक्टेंगुलर, जो मैग्नेटिक फील्ड में ये ऐसे घूमती है, जब ये घूमेगी तो कभी ये मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर हो जाएगी, कभी उसके पैरेलल हो जाएगी, इस तरह से घूमेगी। तो उस वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी रहता है। ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए आपको, जगह जगह पे काफी इस्तेमाल होता मिलेगा। आगे चलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस में से दो में से एक ना एक हर साल पूछा जाता है। तो ये दोनों ही चीज अच्छे से तैयार होनी चाहिए। यहां देखिए phi = Li पहला फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिए। दूसरा आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, E = -dφ/dt। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। साथ में जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इसकी जो यूनिट है वो हेनरी होती है, इसको भी पकड़ के रखिएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, दिस इज L। तो इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, दो फॉर्मूले, phi = Li और दूसरा E = -L/di/dt। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में कुछ ना कुछ आएगा जरूर। दूसरी बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। तो ये फॉर्मूला एक है, L = μ0 n² LA। n यहां पर है टर्न डेंसिटी, और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर ली जाए, अगर किसी सोलेनॉइड में टोटल टर्न्स n है और इसकी लेंथ L है, तो टर्न डेंसिटी हो जाती है n/L। तो इस n की जगह n/L रख दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहां पर कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, L क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, यहां स्मॉल n क्या है, टर्न डेंसिटी पर यूनिट लेंथ कितने टर्न्स हैं। बात पकड़ के रखिएगा, दोनों फॉर्मूले में L यहां ऊपर है यहां नीचे है, ध्यान रखिएगा। कुछ भी लगाइए, बोथ आर करेक्ट, एक ही चीज है, लेकिन पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, अब बात करते हैं म्यूचुअल, अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग। इस फॉर्मूले में आप देख लीजिए L किस पे डिपेंड कर रहा है, n² पर, A पर
और परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया था आपको कि सेल्फ और म्यूचुअल में से कुछ ना कुछ आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला फॉर्मूला हो गया MI। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की जाएगी तो दो कॉयल होने चाहिए, म्यूचुअल, सेल्फ में अपने में ही काम हो जाता है, और E इज इक्वल टू -mdi/dt, ये पकड़िएगा, इसकी भी यूनिट होती है हेनरी। तो ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। और यहां पर M का जो फॉर्मूला सोलेनोइड के लिए निकलेगा μ0 N1N2A/L, इस फॉर्मूले को भी पकड़ के रखिएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा हूं यहां पर। अब यहां पर जो दो कॉयल रहती हैं उसकी ओरिएंटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर पूरी तौर पे एक दूसरे में कॉइलिंग है, ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉयल ऐसी हो और दूसरा जो कॉयल रखा गया वो ऐसा हो। इन दोनों का आपस में ओरिएंटेशन किस तरह से रखे गए हैं, इस बात को समझने के लिए हम लोग, ये तो डिपेंड करने की बात है कि M किन चीजों पे डिपेंड करता है, फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। N1 N2 पे डिपेंड कर रहा है, कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स, परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, इन सब पे डिपेंड कर रहा है। और ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है जो मैंने बात की थी कि दोनों कॉइल किस तरह से रखे गए हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है K की वो होती है 1, जब एक कॉइल दूसरे कॉइल में पूरी तरीके से इस तरीके से होते हैं, और K की वैल्यू 0 हो जाएगी जब एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे में फ्लक्स जा ही नहीं रहा होगा। बाकी और तरह तरह के आप इसके कोफिशिएंट के 0 और 1 के बीच में निकाल सकते हैं, और ये इसका एक मोटा सा फॉर्मूला है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो रिवीजन है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का वो फटाफट कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडे लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये फॉर्मूला कहां से आया। 4 लाइन का डेरिवेशन है, फटाफट सीख जाएंगे आप। आगे चलते हैं हम लोग। इंड्यूस्ड ईएमएफ ये कहां से आया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, बहुत छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के डेरिवेशंस हैं जो आप फटाफट कर लेंगे। इस डेरिवेशन को भी तैयार करके रखिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। आगे बात करते हैं बेटा सेल्फ इंडक्टेंस, ये फॉर्मूला कहां से आता है, ये भी आप प्रैक्टिस बना के रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो ये फॉर्मूला जो आपने याद किया था ये कहां से आता है, इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देखिए, इतनी बातें समझने के बाद आ जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना। चलिए तो चलो बच्चों लगाते हैं एमसीक्यू। ये रहा एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। लेंज लॉ गिव्स, 4 ऑप्शन है इसके। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं ए इज करेक्ट, क्योंकि मैग्नीट्यूड की तो ये बात ही नहीं करता है, तो डायरेक्शन की बात करता है। और ये डायरेक्शन किसकी देता है, इंड्यूस्ड करंट की। मैग्नीट्यूड का तो जिक्र ही नहीं करता ये। मैग्नीट्यूड तो फैराडे लॉ में सेकंड लॉ में आपने -d∅dt लिखा था, ये कहां, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता कितना, इसके बारे में जानकारी देता है। तो दिस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ लेंज लॉ। क्या देने वाला है आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। एन एरिया ए 0.5 मीटर स्क्वायर, मैं लिख लेता हूं एक बार, ये हुआ। शोन इन द फिगर इज सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर का, एंड इट्स नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड। आपको दिखाई पड़ रहा है जो इसका नॉर्मल है वो फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां पर एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया वुड बी, अच्छा आप जानते हैं फाई होता है बी डॉट ए, मतलब बी ए कॉस थीटा। आप जानते हैं ये ए है एरिया वेक्टर, तो बी की वैल्यू हो गई 4, एरिया वेक्टर जो था 0.5 मीटर स्क्वायर, और कॉस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री होता है हाफ। तो 4 इंटू 0.5 इंटू हाफ, अब 2 से कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, 2 इंटू 0.5 यानी आंसर आ गया 1। तो फ्लक्स इसका हो गया 1, तो 1 वेबर इज द आंसर। अब ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस तरह से आंसर निकाले जाएंगे, जो कि बहुत सरल जरूर है लेकिन एग्जामिनेशन में आता खूब है। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। चलते हैं अगले एमसीक्यू के ऊपर बेटा। ये रहा अगला एमसीक्यू।
ए स्क्वायर ऑफ साइड L मीटर्स लाइज इन द XY प्लेन। देखिए इसको समझने के लिए आपको अच्छा फील आए इसलिए मैं क्या करता हूं, इसका एक डायग्राम बना देता हूं, रफ स्केच। ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ये ओरिजिन पकड़ लो, और ये रहा z एक्सिस, ये सब जानते ही हैं आप। अब ये XY प्लेन में एक स्क्वायर है, यहां कोई स्क्वायर है, देखिए ऐसे समझ लीजिए, चाहे थोड़ा सा आप समझिएगा, ये स्क्वायर है बेसिकली, इस प्लेन में है। किस प्लेन का जिक्र किया जा रहा है? XY प्लेन का। दिस इज स्क्वायर, और उसकी जो लेंथ है, मतलब लंबाई चौड़ाई, वो L के बराबर है। ठीक है, तो एरिया का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा L स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, एरिया हो जाएगा इसका L स्क्वायर मैग्नीट्यूड। अब लिखा है इज गिवन बाई, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B इज इक्वल टू B नॉट 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप टेस्ला, ये इसका दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छी बात। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स चाहिए, तो आप जानते ही हो फाई होता है B डॉट ए है एरिया वेक्टर, तो एरिया अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो एरिया वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो अगर हमको, तो हम कैसे लिख सकते हैं? कलर बदल लेता हूं एक बार, इसको लिखोगे एरिया वेक्टर को, ये तो रहा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन आप जानते हैं कोई भी प्लेन इस तरह का है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, तो ये किस डायरेक्शन में होगा? Z डायरेक्शन में। XY में प्लेन है तो Z डायरेक्शन में होने का मतलब है K कैप लगा दो, इसको मिल गया डायरेक्शन और बन गया ये वेक्टर। समझ पाए होगे? ए एरिया वेक्टर क्या हुआ? L स्क्वायर इंटू K कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए साहब, इस फॉर्मूले के हिसाब से B डॉट ए यानी B डॉट, ये रहा B 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, और इसका हम ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट L स्क्वायर K कैप से। आप जानते ही हैं जब भी डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है केवल K डॉट K ही बचता है, बाकी सब तो जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ K वाला जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू क्या रहेगी? 4B नॉट L स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाने वाला है। वेबर भी है क्योंकि फ्लक्स है। अब ये देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये इसका सही जवाब है। इस तरह से ये करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर लगाए रहेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। चलते हैं अगले एमसीक्यू के ऊपर। ये रहा एक अगला एमसीक्यू, लेंज लॉ इज एसेंशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कंजर्वेशन ऑफ मास की बात नहीं करता, मोमेंटम की नहीं करता, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात भी ये नहीं करता। तो आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगला एमसीक्यू देखते हैं बेटा। अब इसमें बोला है एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप, ये देखिए स्क्वायर लूप है ऑफ साइड L, इसका जो साइड है वो L है, एंड रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है R, मूव्स इन इट्स प्लेन विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी V, इसकी जो वेलोसिटी है वो V है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर वन ऑफ इट्स साइड्स, ये इस तरीके से जा रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग। ए मैग्नेटिक इंडक्शन B कांस्टेंट विद टाइम, इन टाइम B जो है वो बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट विद टाइम है, and space pointing perpendicular into the plane of the loop exists everywhere as in given figure. The current induced in the loop is, अब देखिए यहां पर मजेदार बात क्या हो जाएगी, यहां पर करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि साहब EMF जो इंड्यूस्ड EMF इसमें पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड EMF क्या होता है? माइनस dφ/dt। अब यहां पे तो फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है, फ्लक्स में चेंज होता है B डॉट ए, ना इसका कुछ भी नहीं बदल रहा, ना B बदल रहा है, ना इसका एरिया बदल रहा है, ना इन दोनों के बीच का ओरिएंटेशन बदल रहा है। जितना अभी फ्लक्स है, जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा उतना ही फ्लक्स रहेगा। देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स। इफ देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स, कोई चेंज नहीं है, तो E हो जाएगा 0। जब इंड्यूस्ड EMF ही 0 है तो करंट कितनी हो जाएगी? 0। अब ये सवाल कुछ ऐसा होता है, अगर ध्यान देना, कि अगर ये लूप या रेक्टेंगुलर लूप यहां से एंट्री करता है, यहां पे नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर है, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF और करंट फ्लो होती। अब ये जहां पर है वहां चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो
मैग्नेटिक फ्लक्स तो है लेकिन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। और हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि यहां पे शून्य है। बात पकड़ पाए होंगे आप। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, विच इज 0। क्यों हुआ? मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले एमसीक्यू के ऊपर बेटा। ये रहा अगला एमसीक्यू। व्हेन द करंट इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 8 एम्पियर टू 2 एम्पियर, जो करंट थी, मैं डेल्टा आई लिख देता हूं यहां पर, 8 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गई, तो 6 एम्पियर का इसमें चेंज हुआ है। ये डेल्टा आई है, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे। टाइम कितना लिया? डेल्टा टी या टी लिख दो, वो रहा 3 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज 2 वोल्ट। द सेल्फ इंडक्टेंस एल पूछ रहा है, वो भी किसमें? मिली हेनरी में। ये कह रहा है ये आंसर बताइए, तो बिल्कुल बताएंगे साहब आंसर। आप जानते ही हैं कि फाई की वैल्यू होती थी एल आई, और आपने जो निकाला था E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, देख पा रहे थे आप। तो वैल्यू क्या आ गई थी? एल डी आई अपॉन डी टी। इस तरीके से देखिए लिखा जा सकता है। अब यहां पर इस फॉर्मूले को मैं पकड़ रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, माइनस प्लस छोड़ देता हूं। तो ये फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एल डी आई, चेंज इन करंट, चेंज इन टाइम, कितने टाइम में। अब यहां वैल्यू दे रखी है 2 वोल्ट है, एल पता नहीं है, डी आई कितना है? 6 एम्पियर, 8 से 2 हो रही है। और डी टी कितना है टाइम बेटा? 3 इंटू 10 की पावर 2, 3 इंटू 10 की पावर -2। तो एल निकाल लीजिए यहां से। तो एल कितना आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 6। ये 6 1 हो गया, तो ये हो गया 10 की पावर -2। अब 10 की पावर, ये हेनरी में आया है, दिस इज इन हेनरी। अब इसको मिली हेनरी में बात की जाए तो मिली हेनरी में कितना हो गया? ये हो गया साहब 10 की पावर -3 होना चाहिए। इसको 10 इंटू 10 की पावर -3 लिख देते हैं हेनरी, और इसको लिख सकते हो 10 मिली हेनरी। तो इसका आंसर कितना हो गया मिली हेनरी में? 10। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर आप केवल हेनरी में ढूंढेंगे तो गलत हो जाएगा। ये पढ़ना जरूरी होता है एमसीक्यू में, पूरी बात कि पूछ क्या रहा है। अगर हेनरी में 10 की पावर -2 आ गया, आप ढूंढने लगे तो उसमें मिलेगा ही नहीं। इसलिए एमसीक्यू ध्यान से पढ़िएगा कि पूछ क्या रहा है, और एमसीक्यू के ऑप्शन भी ध्यान से पढ़िएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, जिससे सही जो आता है वो बिल्कुल पक्का सही करके आए, वरना निकल के यही कहेंगे मुझे आता था लेकिन गलत हो गया। ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये मिली एम्पियर की चर्चा थी, 10 मिली एम्पियर बात हो गई, फर्स्ट क्लास। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए बेटा अगले एमसीक्यू पर चलते हैं, और ये रहा एक कॉइल ऑफ एरिया। एक कॉइल का जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप मीटर में करना चाहें तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है। मैग्नेटिक फील्ड है आपकी 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, परपेंडिकुलर टू द कॉइल, यानी कि एंगल थीटा हो गया 0। परपेंडिकुलर कॉइल के है तो एरिया वेक्टर और ये एक ही डायरेक्शन में हो गए। द फील्ड इज रिड्यूस टू 0। उसके बाद जो बी थी वो हो जाती है कितनी? 0। और कितना समय लेती है डेल्टा टी? वो लेती है 0.1 सेकेंड। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, ई निकालने को बोल रहे हैं। तो ई निकालने की बात हम लोग जानते थे, क्या था? -d∅ बाई dt। और ये फाई क्या होता है? ये होता है b इंटू ए, बी ए कॉस थीटा। तो क्योंकि थीटा यहां पर 0 डिग्री है तो कॉस 0 हो जाएगा 1। तो फाई को बी ए कॉस थीटा को, क्योंकि थीटा हमारा 0 है इसलिए बी ए लिख सकते हैं आराम से। बात समझ में आ रही होगी आपको। और एरिया तो चेंज हो नहीं रहा वहां पर, तो एरिया आ गया बाहर। इसको लिख सकते हो dB अपॉन dt। भाई इसको लिख दोगे dBA अपॉन dt। डायरेक्शन छोड़ दिया है, मैग्नीट्यूड ले लो, माइनस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो बताता है किस तरफ जाना आना है। ये आ गया ए कांस्टेंट था, ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे इंड्यूस्ड क्या पूछा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, वैल्यू रख दो। तो एरिया कितनी आई? ये ऊपर 10 इंटू 10 की पावर -4। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो 0.1 से 0 आ रही तो चेंज हो गया 0.1 ही। और कितने टाइम में चेंज हुआ है? 0.1 सेकेंड। तो ये देखिए 0.1 कट गया और यही आंसर आ गया। 10 इंटू 10 की पावर -4
और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? अच्छा, यहां देखिए, यहां नंबर ऑफ टर्न्स 200 दिए थे, तो ये n भी हो जाएगा। यहां पर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस d5 बाई dt, नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक के लिए निकला हुआ है, n होना चाहिए यहां पर। तो n से, ये एक के लिए था तो n से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो n कितना है? 200। तो 200 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आप देख पा रहे होंगे। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 0 4 लगाना है, तो 0.2 वोल्ट इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया। जब n टर्न्स होते हैं तो EMF क्या होता है? इज इक्वल टू माइनस d5 बाई dt। और इस वजह से जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। बी इज करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R चेंजेस बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स कितने से चेंज हो रहा है? डेल्टा फाई से। और टाइम कितना ले रहा है? डेल्टा t। देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q that passes any point in the circuit during the time delta t is represented by। अब ये ठीक है, इन्होंने बोला E होता है, माइनस छोड़ देते, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डी फाई या dt। देखिए, जब बहुत छोटा चेंज होता है तो उसको डी फाई लिखते हैं, और जब थोड़ा मेजरली चेंज होता है तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख देते हैं। ये कहानी हो गई। अब ये E क्या होता है? तो पोटेंशियली है ना, V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगा दो और समझे। तो यहां लिख सकते हो E इज इक्वल टू आई आर, और इस I को क्या लिख सकते हो? I होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक, तो यहां पर लिख सकते हो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। और E कितना है? डी5 बाई डी टी। तो यहां वैल्यू लिख दी, डी5 बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। डेल्टा टी कट गया, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा फाई अपॉन आर। अब ये जिसमें आ रहा हो वही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस तरह से ये देखिए निकाला जाएगा और आराम से आप सवाल को कर पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी नॉलेज, काम बनता चलेगा। चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन कॉइल्स। हाँ, डिपेंड करता है। सेपरेशन, बिल्कुल, कितनी दूर है, पास है। भाई कॉइल के अंदर मीडियम कौन सा है, और ये एक दूसरे से जुड़े हैं या दूर दूर रखे हैं, पास हैं दूर, इस पर भी डिपेंड करेगा। फिर बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि मीडियम क्या है इसके अंदर कॉइल के बीच में, इस पे डिपेंड करता है। म्यू नॉट वैल्यू आती है उसके अंदर, और साथ में एक दूसरे से कपलिंग किस बेसिस पर है ये भी डिपेंड करता है, सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मजा आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। A moving conductor coil in a magnetic field produces an induced EMF. This is in accordance with, किसके अकॉर्डेंस में है? लेंज रूल, लेंज लॉ, कूलॉम्स लॉ, फैराडे लॉ, एम्पियर लॉ। आप समझ ही क्या होंगे। लेंज लॉ तो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में करंट जाएगी। कूलॉम्स लॉ कोई लेना देना इसका है नहीं। एम्पियर्स लॉ इससे संबंधित नहीं है, मतलब यहां पे नहीं लगेगा ऐसे। आप क्या लगेगा? फैराडे लॉ ही है जो पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आप जान रहे हैं। इस तरह से देखिए एमसीक्यू के क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना। तो आइए बच्चों लगाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपसे बहुत पूछा जाता है, हर बार सवाल आता है, और इसकी यूनिट होती है वेबर। इसको जरूर 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 तैयार करिएगा, किसी भी कीमत पे इसको छोड़ना नहीं है, इसलिए मैंने फिर से आपको दिखाया। चलिए आगे की बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। लिखा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट्स इन मेटल रिंग्स, 1 और 2 लिखी हुई है, एंड 2 व्हेन करंट आई इन द वायर इज इंक्रीजिंग स्टेडली। यानी इसमें जो करंट आई है वो बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर फिगर आपको दिख ही रहा होगा, मैं दोबारा नहीं बनाता हूं। चलिए दोबारा बनाता हूं। ये रहा, आपको करंट फ्लो जो कर रही है बढ़ रही है। इस वाले की कहानी है, बड़ा बड़ा मैं बनाता हूं गोला 1, बड़ा बड़ा बनाता हूं नंबर 2। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अगर आप देखें, ये करंट की डायरेक्शन में थंब कीजिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो ये आपकी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां पर
टुवर्ड्स यू, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख पा रहे होंगे। यहां भी मैं ऐसे ही बना दूंगा अगर बनाना चाहूं। अब पहली की ही चर्चा करते हैं। यहां पर क्योंकि करंट बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी कोशिश रहेगी इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को रोकना, क्योंकि वो लेंज रूल क्या बोलता है, जिस कॉज से वो बन रहा है उसका अपोजिशन करेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ रहा है तो कोशिश करेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ हो, उल्टी दिशा में हो। ये इस तरफ है तो इसकी उल्टी दिशा में, इसका किधर हो, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ कैसे बनेगा, जब उसका उस तरफ वाला सिरा कैसा हो, नॉर्थ हो। नॉर्थ होने का मतलब हो गया कि हम जो इधर से देख रहे हैं वो साउथ हो बेटा। तो साउथ में ये कौन सा डायरेक्शन बना, ये बना बेटा क्लॉकवाइज। क्योंकि जब भी कोई लूप लोगे, साउथ इधर है तो उसके पीछे वाला सिरा नॉर्थ होगा, उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी और घूम के ऐसे आएंगी। तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड किधर बन जाएगा, इसका अंदर की तरफ बन जाएगा। बात पकड़ में आ रही है ना। तो इस वजह से ये इस अपोजिशन कर पाएगा। अब यही काम यहां उल्टा कराना है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे, ये करंट जा रही है, ये अंदर की तरफ है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। समझ पा रहे होगे। अब इसको क्या करना है, इसको मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ पैदा करना है, तभी तो अपोजिशन करेगा, उल्टा करेगा ना जो हो रहा है उसका। अब ये बढ़ता जा रहा है अंदर तो रोकने के लिए उल्टा बनाएगा। तो उल्टा बनाने के लिए लेंज रूल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो जाएगी, यानी नॉर्थ होना चाहिए। तभी तो नॉर्थ होगा तो आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है। तो ये बन गया आपका इस तरह का डायरेक्शन विच इज एंटी क्लॉकवाइज। ये आपकी समझ में आना बहुत जरूरी है। शांति से इस क्वेश्चन को जरूर समझ लेना। इस क्वेश्चन को समझने से बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं और ये 2 बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाता रहेगा। बात पकड़ी ना। तो पहले क्या करना है, ये डॉट जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इस आई की वजह से, बढ़ते हुए आई की वजह से, और इसके खुद का मैग्नेटिक फील्ड इसका अपोजिट होना चाहिए। मैं अगर खुद का बनाऊं तो इसका खुद का मतलब कट्टम, इसका खुद का मतलब आपकी तरफ, इसके से अपोजिट, इसके से अपोजिट। इस वाले को मैं ऊपर वाले को हटाना चाहता हूं, ये फोटो है तो मैं कुछ ऐसे करूंगा तो उड़ जाएगा। ये ब्लैक कलर क्या है, ये इनका वाला मैग्नेटिक फील्ड है। ये मेरे ख्याल से आप बात पकड़ पा रहे होंगे और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में मदद करने वाला है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए। आगे की चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। बड़ा सुंदर क्वेश्चन, ये भी 2 बार आया हुआ आता मिलेगा। यहां पर क्या, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है ए बी टू कॉइल विच इज सिचुएटेड बिटवीन 2 बार मैग्नेट्स मूविंग एज शोन इन द फिगर। अब इसका इस तरफ वाला जो राइट हैंड, मैं राइट हैंड की बात करूं तो ये साउथ पोल आगे आ रहा है और ये लेफ्ट हैंड वाला किधर आ रहा है, नॉर्थ इसकी तरफ आ रहा है। तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। साउथ का इधर आना या पीछे से नॉर्थ का आना, बोथ आर डूइंग द सेम वर्क। अब सपोज करिए आप राइट साइड से, इसको मैं राइट बोल रहा हूं, अगर आप राइट साइड से देखने की कोशिश करें तो इसके आगे अगर ये साउथ पोल बढ़ाएंगे तो ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसका विरोध करेगा। तो विरोध करेगा तो थप्पड़ तो मार नहीं सकता है, साउथ ही बनाएगा जिससे तुम ना हो मेरे पास। बात पकड़ में आ रही है ना भाई। कैसे अपोजिशन करेगा, साउथ बढ़ रहा आगे तो उसको रोकने के लिए साउथ बना लेगा, रिपल करते हैं साउथ साउथ आपस में। ठीक, अगर ये रिपल करेंगे साउथ साउथ तो इसकी फोटो देखिए, थोड़ी बड़ी करके दिखाना चाह रहा हूं। ऐसे ये रिंग लूप था, जो भी लिखा है इन्होंने, कॉइल था, और आप चाहते हैं कि इसमें करंट कैसी साउथ स्टाइल में जाए। साउथ स्टाइल में जाने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो इसमें, तो क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो होगी तो यहां से पॉजिटिव चार्ज जो भी है वो निकल के यहां इकट्ठा होने लगेगा। ये प्लेट है ए और ये प्लेट है बी भाई, यहां पे तभी तो करंट फ्लो होगी ऐसे ना, पॉजिटिव निकल के यहां इकट्ठा होने लगेगा और यहां पॉजिटिव चला जाएगा तो निगेटिव की कमी हो जाएगी। तो हमारा ए जो सिरा है वो बन जाएगा बेटा पॉजिटिव और बी बन जाएगा निगेटिव। शुरू में कोई चार्ज नहीं था, इंड्यूस्ड करंट है। ऐसा मत समझना कि चार्ज कैपेसिटर है, करंट फ्लो ना, इसकी वजह से फ्लो हो रही है। तो ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा इस करंट के लिए। पुश करने के लिए यहां से प्लस वाले भागेंगे यहां की तरफ, तो यहां प्लस की कमी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी प्लेट, और जहां पहुंचेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी प्लेट। इस तरीके से ये कहानी सेट कर देगा। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपको इस चैप्टर में
महारत हासिल करने के लिए यह समझ में आना अति आवश्यक है। ध्यान से पॉज कर लो वीडियो, 2-4 बार मेरी कहानी सुन लो, लेकिन समझ लेना बेटा, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। ये बात समझ गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तभी लिए हैं जिससे कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाए, कोई भी सवाल में ट्विस्ट आए, टर्न एंड ट्विस्ट, तो आप संभाल ले जाएं। चलिए साहब अगली बात करते हैं। 2019 में ये भी सवाल था। अब इसमें क्या चर्चा की गई है? ए 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड है, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 0.5 मीटर और टर्न डेंसिटी दे रखी है n दे रखी है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। भाई हम मीटर की चर्चा करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 टन है, तो 1 मीटर में कितने होंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो 1000 होंगे, 1000 टर्न्स पर मीटर। समझना ना, डिवाइड ना मार देना। 1 सेंटीमीटर जरा सा होता है, उसमें 10 हैं, तो 100 सेंटीमीटर में कितने हुए? 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ये हो गया 1000 टर्न्स पर मीटर। बहुत अच्छी बात, टर्न डेंसिटी। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी मीटर में चेंज कर लेते ना, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बहुत सुंदर बात। आगे क्या? कैलकुलेट द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड्स। ई चाहिए या वी चाहिए, जो भी बोलो, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इज चेंज, करंट में बदलाव हो रहा है, डेल्टा आई लिख देता हूं, इसकी वैल्यू कितनी? 1 से 2 एम्पियर। तो 1 से 2 एम्पियर में 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही आएगा, तो चेंज कितना हो गया? 1 एम्पियर का। समझ पा रहे होगे। टाइम कितना है? डेल्टा टी लगा है इसमें 0.1 सेकेंड। ये डाटा हमको दे रखा है, निकालना क्या है? निकालना हमको ई है। ये बात पकड़ में आई होगी आपके। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। हमें मालूम है कि ई वी जो भी बोलिए होता है LdI/dt। अब इसकी मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं, कोई माइनस प्लस लेके नहीं चल रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो DI/dt आप पकड़े हुए हो, ये E = LdI/dt। बहुत सुंदर बात हो गई। अब यहां पर देखिए क्या क्या वैल्यू हमारे पास में है। E हमें निकालना है। L का एक फॉर्मूला था जो आपको मालूम होना चाहिए, μ0 n² AL, और ये हो जाएगा साहब DI/dt। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना है बस। तो μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। टर्न डेंसिटी थी 1000, थोड़ा छोटा लिख देते हैं जैसे आ जाए। एरिया कितना था? 10⁻⁴। लेंथ कितनी थी? लेंथ है 0.5 मीटर, और डेल्टा आई 1 एम्पियर अपॉन 0.1, तो 1/0.1। ये देखिए, ये कहानी हमने रख दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बड़े प्रेम से। जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁵। इसको सॉल्व कर डालिएगा, ये 20 पाई आ रहा है। तो आंसर यहां लिख के भी छोड़ सकते हैं, या आप पाई से मल्टीप्लाई वगैरह कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। 6.28 माइक्रो वोल्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा। कुछ नहीं करना, 20 पाई में 3.14, 6.28 हो गया, एक डेसिमल उधर बढ़ा दिया, 6.28 खटाक से आंसर आ गया। तो ये करने का तरीका है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, और ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में बनता है। तो मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए होंगे, इस तरह से सवाल लगेगा। चलते हैं इसके अगले सवाल पर। तो बच्चों चलते हैं अगले सवाल पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डेप्थ में समझेंगे तो ध्यान दीजिएगा। ये सवाल आया हुआ है बोर्ड में। क्या पूछा जा रहा है? ए स्क्वायर लूप MNOP, ये MNOP है, MNOP ऐसा रखा है, ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये निशान बने हुए वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये हॉरिजॉन्टली ऐसे ले जाया जा रहा है, ऐसे समझिए आप, ऐसे ले जाया जा रहा है लूप हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है साहब, वर्टिकली डाउनवर्ड एज शोन इन द फिगर। बहुत अच्छी बात। द लूप इज पुल्ड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, जो v है इसका वो दे रखा है, वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड। तब तक खींचा जा रहा है जब तक कि वो पूरा का पूरा निकल ना जावे। क्या आप जानना चाहते हैं? डिपिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एज इट गोज आउट ऑफ द फील्ड।
आउट ऑफ द फील्ड जब जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बतानी है, बताएंगे। फॉर हाउ लॉन्ग वुड द करंट इन द लूप परसिस्ट, और कितने समय तक ये इंड्यूस्ड करंट रहने वाली है। ये वेरी गुड क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी गुड क्वेश्चन, जो आप समझेंगे तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। देखिए इस समय अब ये शुरू हुआ, आगे इसको खींचा हमने V से, तो यहां से यहां तक, जब तक ये, मैं एक फोटो जैसे बनाता हूं, जब ये यहां तक पहुंचा है MNOP, तब तक तो इसमें कोई फ्लक्स में चेंज ही नहीं हुआ साहब, बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में था अब भी। अब इसके आगे जब ये बढ़ेगा, इसको खींचा ही जा रहा है ना ऐसे, तो कुछ जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगा ऐसे, अब फ्लक्स में देखिए बदलाव हो जाएगा। यहां पर ये OP है, ऊपर वाला MN है, क्योंकि आप V वेलोसिटी को खींचे जा रहे हैं। जब बदलाव होगा तभी इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी, पहली बात समझ में आई ना। तो जब इसको आप आगे खींचेंगे तो इसमें फ्लक्स कम हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड देखिए पहले बहुत सारी जा रही थी, अब इसमें से कम जा रही है। तो ये क्या करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, कि मैग्नेटिक फील्ड या जो फ्लक्स घट रहा है उसको, उसका विरोध करेगा कि ना घटे, ना घटे मतलब बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बढ़ाने की कोशिश कैसे करेगा, ये खुद ही, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, ये खुद इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगा जैसे वो ना घटे, वो घट रहा था ना, ना घटे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उस डायरेक्शन में नॉर्थ होना चाहिए, जैसे नॉर्थ जाए, और हमारी तरफ जो हम देख रहे हैं वो साउथ होना चाहिए। तो साउथ होने का मतलब है इसमें करंट कैसी फ्लो होनी चाहिए बेटा, इसको क्या लिख देना चाहिए, क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, जिसको लिखना चाहिए MNOP। आप पकड़ पा रहे होंगे मेरे बात से, ये साउथ है इधर से देखने पर, उसके दूसरी तरफ नॉर्थ है, उधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, सपोर्ट करेगी, फिर घूम के साउथ में आएगी। ऐसे बात समझ में आ रही है ना। तो ये सपोर्ट करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट थी, आई की जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये क्लॉकवाइज करंट है बेटा, कुछ और ना समझ लेना, ठीक। तो पहली चर्चा हम लोगों ने, कलर फिर से चेंज करूंगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमने बता दिया, क्लॉकवाइज MNOP जाने वाला है। अब कह रहा है कि कितनी देर तक जाएगा, तो जब तक ये पूरा निकल ना जाए, बस को निकाल रहे हो ना, तो जब ये पूरा निकल जाएगा ऐसे, तब ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स के बराबर ही E = -dφ/dt रहता है। तो यहां पर ये जो लेंथ थी इसकी PO, वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो जब तक ये 20 सेंटीमीटर क्रॉस नहीं हो जाएगा तब तक निकलता जाएगा। तो देखिए जो जो फिगर दे रखी है, टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम क्या रहा, टाइम रहा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी चलनी है, 20 सेंटीमीटर पार होना है, तो ये रहा 20 सेंटीमीटर। और साहब सेंटीमीटर, और कहानी क्या है, वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपने वेलोसिटी रख दी। तो आपने यहां से क्या देखा, ये आया 1 सेकेंड। आप देख रहे हैं ना, टाइम = डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही फॉर्मूला लगाया है, वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही वाला 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड तक हमारा इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट रहेगा इसके ऊपर। ये भी निकाल लिया। देखिए हाउ लॉन्ग, 1 सेकेंड। ये पहला वाला पार्ट जो था, फर्स्ट पार्ट का, ये पूरा आंसर हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है बड़े मजेदारी के साथ। ये पकड़िएगा, बड़े इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस सवाल से। दूसरे में और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अगर इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे। जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए सरल बता देंगे, मैथ्स वाले स्ट्रेट लाइन पढ़े तो वो ज्यादा अच्छा समझ जाएंगे। ठीक है, समझ दोनों लोग लेंगे, बात पकड़ में आई ना। अब दूसरे में शायद ये बोल रहा है प्लॉट ए ग्राफ, हमें ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से एंड इंड्यूस्ड EMF से एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए ये जो कहानी हम लोगों ने बनाई, अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। ये इनको 2 तरह के ग्राफ चाहिए बच्चों समझना। एक तो हमें चाहिए, मैं एक ही में खींच देता हूं, ऐसे बना दो। एक चाहिए फाई में, फ्लक्स में, इन्होंने जो बोला था वर्सेस टाइम, और दूसरा हमें इनका ग्राफ चाहिए टाइम और वर्सेस इंड्यूस्ड EMF, जो कि होता है -dφ/dt के बराबर। ठीक, ऐसे ग्राफ चाहिए हमको। तो आपने अभी क्या देखा था वहां पर कि जो कहानी थी ऐसे थी, और यहां पर ऐसे ये रखा हुआ था रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये कॉइल 20 सेंटीमीटर का था, और टोटल इसकी डिस्टेंस 1 मीटर थी।
इसमें दिखा दूं दोबारा आपको, जैसे और आपका भरोसा बढ़ जाए। ये देखिए, ये कहानी थी, ये देखिए 20 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक का 1 मीटर है और वेलोसिटी आपकी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। बात पकड़ में आई। अब देखिए, इस फ्लक्स की चर्चा करते वक्त जब तक ये सिरा, एक और खींच देता हूं, जब तक ये यहां तक पहुंचेगा तब तक तो इसमें फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। जो फ्लक्स यहां था वही फ्लक्स यहां था। तो ये जो MNOP में ये जो आर्म थी, MNOP, ये जो NO आर्म थी, ये ऑलरेडी देखिए 20 सेंटीमीटर आगे, तो उसको कितना कवर करना है? 80 सेंटीमीटर ही तो कवर करना है। टोटल 1 मीटर है। 80 सेंटीमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा? वेलोसिटी आपकी दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 80 सेंटीमीटर कवर करने में इसमें 4 सेकंड का टाइम लेगा। ये भाई 20 सेंटीमीटर 1 सेकंड में चलता, तो 80 सेंटीमीटर कितनी देर में चलेगा? 4 सेकंड में चलेगा। यानी अगर मैं यहां बना दूं 4 सेकंड, तो 4 सेकंड तक फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं रहा। जो भी फ्लक्स था B इंटू A, एरिया दिया नहीं है, वो फ्लक्स मेंटेन रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहा। उसके बाद जैसे जैसे ये बाहर निकलने लगेगा, फ्लक्स हमारा गिरने लगेगा। कहां तक गिरेगा? 5 सेकंड तक, क्योंकि हमारी जो ये एग्जिट है 20 सेंटीमीटर जाने में 5वें सेकंड में ये पूरा बाहर चला जाएगा। भाई ये 20 सेंटीमीटर का है ना 1 सेकंड में, तो ये खुद 20 सेंटीमीटर है, तो 4 सेकंड में यहां पहुंचा, अगले 5 सेकंड में ये यहां खड़ा हो जाएगा जाके, यानी पूरा एग्जिट कर गया, तो यहां पर पूरा फ्लक्स हो जाएगा 0। ठीक। अब अगर इसमें दिमाग लड़ाना चाहें कि ये 4 से 5 में कैसा ग्राफ होगा, तो ये साफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अगर ये समझने की कोशिश करें कि स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, तो इसकी भी चर्चा समझी जा सकती है। यहां पर मैं कलर मारता हूं चेंज, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे समझ पाएंगे। यहां पर इसकी चौड़ाई को b ले लेते हैं और इसकी जो लंबाई है इसको मैं x ट्रीट कर लेता हूं। तो पहले हमारा फाई कितना था? b इंटू ए, कॉस थीटा में तो कॉस 0 हो ही गया था, तो b इंटू ए, यानी b और a की जगह b, स्मॉल b इंटू एक्स, लंबाई एरिया होता ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, b इंटू एक्स। अब जब यहां निकलने की बारी आएगी x की, जब ये थोड़ा सा पार्ट निकला रहेगा, आधा अंदर आधा बाहर, समझ लीजिए x ये हिस्सा बचा हुआ है। ठीक। तो x का रिलेशन कैसे बनेगा यहां पर? अब v को लिखते क्या है? dx अपॉन dt, माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हो, एक अलग की बात है। तो dx बाई dt, तो आप dx को क्या लिख सकते हो यहां पर? ये जो x है ये बेसिकली घट ही तो रहा है, तो घटने वाला ले लो या सीधे बचा वाला ले लो, x माइनस dx कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अगर वैल्यू लिखोगे तो लिख सकते हो bb और x dx की जगह लिख सकते हो v इंटू dt। समझना मेरी बात। b कांस्टेंट, स्मॉल b कांस्टेंट, v कांस्टेंट, dt बदल रहा है केवल। तो आप देख रहे हैं dt और फाई में लीनियर रिलेशनशिप है। y ऐसे इक्वेशन पढ़े थे ना, y इक्वल टू mx वाली, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है ना। इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि यहां से यहां ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। बढ़िया अच्छे से समझा हम लोगों ने। मैथमेटिक्स वाले ज्यादा समझ पा रहे होंगे बेहतर, और जो बायो वाले वो भी समझ लीजिए कि लीनियर रिलेशनशिप, इतना तो आप समझते ही हैं कि यहां सिंप्लीफाई इज प्रोपोर्शनल टू टाइम आ गया, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है। पहली बात कंप्लीट। दूसरे की बात की चर्चा करते हैं हम लोग। अब आ जाओ यहां 4 सेकंड पर। अब यहां पर आप 4 सेकंड तक तो ये यहीं तक पहुंचा था ना, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ था फ्लक्स का, तो कोई ईएमएफ पैदा ही नहीं हुआ साहब। अब 5 सेकंड पे आ जाओ। 4 से 5 सेकंड में ईएमएफ पैदा हुआ और एक कांस्टेंट रेट से रहा वो। ऐसे बना दो ग्राफ। कैसे बनाया? आपने निकाला था E की वैल्यू निकाली थी अभी, E इक्वल टू माइनस डिफाई बाई डी टी। तो E इज इक्वल टू माइनस डिफाई बाई dt आप निकालोगे वैल्यू रखते हुए, फाई इक्वल टू बी ए वगैरह डालते हुए, तो आप क्या देखोगे? ये कांस्टेंट रेट आ रहा। फाई की वैल्यू डाल सकते हैं, ये जो निकाली है यही आप पुट कर दो इसमें। जैसे आप चाहो और डिटेल काम करना तो इसको लिख सकते हो b, a की जगह लिख दो, एरिया वाला भी कहां पकड़ा था ये, bx अपॉन dt। अभी क्या आ गया? bb dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt क्या है? bb अभी तीनों चीज तो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो क्या आ गया? E इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में पैरेलल लाइन मिलेगी अगर मैथमेटिकली सोचे तो। अदरवाइज आप जान ही रहे थे कि यहां से जब ये एग्जिट करना शुरू किया तो इसमें जो ईएमएफ बना, क्योंकि v कांस्टेंट है हमारा, वो सेम रहा ईएमएफ जब तक कि वो पूरा नहीं निकल गया। जब ये निकल गया यहां तक 5 सेकंड तक, ये 5 सेकंड है, ये 4 सेकंड है ना।
4 सेकंड 5 सेकंड तब तक पूरा रहा, उसके बाद खत्म से खत्म हो गया। ये देखिए ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ बनाना अगर आप सीख लेंगे तो कॉन्सेप्चुअली आप बोर्ड के सवाल तो करेंगे ही करेंगे, आगे की सोच रहे हैं तो उसमें भी धमाका करेंगे आप। यही सब तो सीखना रहता है, और है क्या। इट इज सो सिंपल और इंटरेस्टिंग। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है तो सवाल तो लगेंगे ही लगेंगे। कोई बच्चा मान लीजिए नीट की तैयारी कर रहा है, जेईई मेन की तैयारी कर रहा है, यही सब तो लगना है उसमें, यही तो करते हो और करते क्या हो, है कि नहीं। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, पूरा मैंने इन डेप्थ बताया, कोई जल्दीबाजी नहीं की, जिसे आप बात पकड़ पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफी मस्त क्वेश्चन है। देखिए लगाता हूं, लिखा है टोरॉइडल सोलेनॉइड विथ एयर कोर हैज एन एवरेज रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर। मैं रेड कलर ले लेता हूं, थोड़ा सा दिखाई अलग से पड़ेगा। ये रहा साफ 15 सेंटीमीटर, अगर मीटर में चेंज करना हो तो 0.15 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मैं लिख दूं 12 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, एंड हैज 1200 टन्स। एन क्या है, कैपिटल एन है, टोटल टन्स है 1200 टन्स। कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस, एल निकालने को बोल रहे हैं, ऑफ द टोरॉइड। एज्यूम द फील्ड टू बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टोरॉइड। बहुत बढ़िया। अब आप बहुत ही सरल सवाल हो गया बच्चों वाला। आप जानते हैं एल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये थी टर्न डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। अगर इसको मैं ये टोटल एन दे रखा है ना, तो एन की वैल्यू होती है एन अपॉन एल पर यूनिट लेंथ। ये सब्स्टिट्यूट यहां पे कर दूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ए इंटू एल। एक एल से एक एल कट जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे जो मैंने वैल्यू लिखी है। अब फॉर्मूला फिट कर दीजिए। ये वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन है 1200 तो 1200 का स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि है 12 इंटू 10 की पावर -4, और जो लेंथ है। अब यहां पर बच्चों देखिएगा, जो ये टोरॉइड था वो कुछ ऐसा टोरॉइड था जहां पर मोटे तौर पे आपको ये रेडियस दे रखी है r। तो आपको लेंथ निकालोगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई r। ये एवरेज r दे रखी है जो कि 15 सेंटीमीटर के बराबर, 15 सेंटीमीटर के बराबर, और 2 पाई r निकालेंगे तो टोटल एक सर्कमफ्रेंस यानी लेंथ आने वाली है। तो l की जगह में वैल्यू पुट कर देनी है 2 पाई और रही वैल्यू r की यानी 0.15। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। आप 2 पाई से काटोगे तो 2 बचेगा, और सारी वैल्यूज को आप सॉल्व कर लीजिए। वैल्यू आ जाएगी 2.3 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, और ये आंसर हो जाएगा। कुछ भी इसमें दम नहीं है, कटा पिटी कर कुरा के ये आंसर निकाल लीजिए। देखिए कितना सिंपल सवाल है। एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड, और थोड़ी सी ये बात समझनी, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। कई बार तो ये भी दिमाग नहीं लगाना होगा, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होगी। ऐसे सवाल भी मिलेंगे, बस फॉर्मूला पकड़ के रखिए। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है ए व्हील विथ 8 मेटेलिक स्पोक्स। 8 इसमें एक व्हील है, इसमें जो स्पोक्स यानी तीलियां समझ लीजिए ऐसे करके 8 हैं, 4 बनाई हैं, 2 6 2 8 हो गई। ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, हर की जो स्पोक्स की लेंथ है वो साहब 50 ले लो। ये कितनी है, 1 2 3 4 और भी बना दो, 5 6 7 8 जो भी है। तो ये हो गई कितनी, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इन रोटेटेड विथ ए स्पीड ऑफ, इसकी जो स्पीड है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो अगर मैं इसकी जो एंगुलर स्पीड दे रखी है उसको लिखूं तो 1 मिनट में है 120 रिवोल्यूशंस, तो मुझे लिखना चाहिए 120 रिवोल्यूशंस, और मिनट की जगह लिख देना चाहिए 60 सेकेंड। ये एंगुलर स्पीड आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 2 के बराबर इसकी एंगुलर स्पीड हो गई। इन ए प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इन ए प्लेन नॉर्मल, इसके नॉर्मल है, थीटा 90 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेन इज 0.4 G। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टोटल है 0.4 G गॉस, एंड द एंगल ऑफ डिप दे रखा है, वो दे रखा है 60 डिग्री।
कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील, हाउ विल द वैल्यू ऑफ ईएमएफ बी अफेक्टेड इफ द नंबर ऑफ स्पोक्स वर इंक्रीज्ड। ठीक है साहब, तो यहां सिंपल हमें फॉर्मूला क्या लगाना, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, जब भी हम एक रॉड को, आपको ध्यान होगा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली हम लोग किसी रॉड को रोटेट जब करते हैं, मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहे हैं और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसका ईएमएफ बनता है E इज इक्वल टू हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। ये हम जानते हैं कि किसी भी रॉड को अगर हम लोग ओमेगा से रोटेट करो, अगर मैग्नेटिक फील्ड B है, इसकी लेंथ L है, तो हाफ BL स्क्वायर ओमेगा इसकी वैल्यू बनने वाली है। अब यहां पर ओमेगा पहले से दे रखा है, ये L दे रखा है 50 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। अपने को B देखना है, तो B बोला है कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ क्या होता है, B cos डेल्टा, एंगल ऑफ डिप से रिलेशन। तो B की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.4 गॉस, तो ये रहा 0.4 गॉस और cos डेल्टा था 60 डिग्री, यानी मैं लिख दूं तो 0.4 इंटू हाफ, यानी BH की वैल्यू कितनी हो गई, 0.2 गॉस। ये वैल्यू यहां पे निकल के आ गई बेटा। अब इसकी वैल्यू हमको फीड करनी है, वो वैल्यू हम फीड करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, तो बेटा इसको अगर टेस्ला में बदलना हो तो हम इसको सिंपली लिख देंगे 0.2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। अब वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, यहां पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी ये 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, क्योंकि जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई न्यू, तो ये तो न्यू है बेसिकली, दिस इज न्यू, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई और न्यू की वैल्यू हो गई 2 यानी 4 पाई। तो उम्मीद है बात ये पकड़ पाए होंगे, इसकी वैल्यू 4 पाई आ गई। वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो E कितना बना, हाफ B की जगह ये BH वाला 0.2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, L स्क्वायर 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर का मतलब है 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर का स्क्वायर। उसके बाद हो गया साथ ओमेगा, ओमेगा का मतलब 4 पाई, 2 पाई इंटू 2 यानी 4 पाई। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए आराम से, और ये वैल्यू आ जाएगी 3.14 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट, और ये आंसर हो जाएगा आपका। यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, सारी वैल्यू बड़े आराम से आती हुई दिख रही हैं। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा साहब 0.1, 4 पाई है तो ये पाई पकड़ लीजिए, 4 से गया तो 0.4 हो गया, 0.4 और ये 0.25, तो ये 1 आ जाएगा 1000 करते हुए जो भी डेसिमल लगाओगे, और ये एडजस्ट कर दीजिए वैल्यू, तो 3.14 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट इज द आंसर। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। रही बात कि इसमें कितने स्पाइक्स को बढ़ा दें तो क्या होगा, तो इस स्पाइक्स को बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिपेंडेंसी, नंबर ऑफ स्पाइक्स बढ़ाने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। बात यही है कि कितना हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो हमें डिपेंड करता है। हाउ विल द वैल्यू ऑफ ईएमएफ बी अफेक्टेड इफ द नंबर ऑफ स्पोक्स वेर इंक्रीज्ड। तो स्पोक्स को इंक्रीज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो रिजल्ट अभी आ रहा है तब भी रिजल्ट वही आता रहेगा। नंबर ऑफ स्पोक्स से 8 का कहीं इस्तेमाल इसमें नहीं है, 8 स्पोक्स थे इसके अंदर, उसका इस्तेमाल नहीं है। बात समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला है स्टेट लेंस लॉ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स दैट लेंस लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ एक्सप्लेन कर दीजिएगा, वही चीजें बता दीजिएगा। जैसे कि नॉर्थ साउथ रहता है, आप इसको नॉर्थ करीब लेके आएंगे तो ये नॉर्थ बनाना चाहेगा इधर, और इसी तरीके से आप देखेंगे इस तरह का रिजल्ट देगा। तो जो आप यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं, जो वर्क डन कर रहे हैं, वही वर्क डन इसमें करंट फ्लो करने में स्टोर हो जाएगी एनर्जी की फॉर्म में। अगली बात करते हैं डिफाइन म्यूचुअल कंडक्टेंस, इंडक्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पकड़ के रखिए, और कोएफिशिएंट ऑफ एम और एल में से भी कुछ ना कुछ आता है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड वाले पार्ट की इसकी। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम की वैल्यू दे रखी है 1.5 हेनरी।
इफ द करंट इन द वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर, यानी I1 की वैल्यू दे रखी थी 0, I2 दे रखी है 20 एम्पियर। अगर मैं चेंज की बात करूं डेल्टा I की, जो कि I2 माइनस I1 होगा, तो वो कितना आ जाएगा 20 एम्पियर। ये वैल्यू आ गई। आगे देखते हैं। इन टाइम दे रखा है कितना, इन 5 सेकेंड्स, t बराबर 0.5 सेकेंड्स। चलिए ठीक है। व्हाट इज द चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल, फाई की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं डेल्टा फाई क्या होता है, m इंटू डेल्टा आई होता है। ये वैल्यू बनती है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डेल्टा फाई की वैल्यू चेंज इन फ्लक्स निकालना ही है शायद, हाँ, चेंज इन फ्लक्स, m की वैल्यू दे रखी है 1.5 और डेल्टा आई की वैल्यू निकाली थी 20 एम्पियर निकली है। तो ये वैल्यू सीधे तौर पे क्या हो गई, 30 वेबर। ये आपका आंसर आ गया। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस कर लीजिए। ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ये क्वेश्चंस अगर आप पूरे करके जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और चैप्टर वाइज चाहिए तो जो कोर्सेज बनाए वहां से तो आप ले ही सकते हैं। चलते हैं इसके अगले सेगमेंट पे, केस स्टडी वाले सेगमेंट पे। तो बच्चों आते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस पे। और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं तो आपको थोड़ा ध्यान और प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी। चलिए बात शुरू करते हैं। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस इस तरह से मिलेंगे, एक केस स्टडी रहेगी और 5 पार्ट्स रहेंगे, उनमें से 4 कोई करने हैं। यहां पर आपको छोटा दिखाई पड़ रहा होगा। मैं एक क्वेश्चन एक बार में लूंगा केस स्टडी के साथ और आपको करके बताने वाला हूं। तो अगली स्लाइड जो है वो मेरी एक क्वेश्चन की और थोड़ा बड़ा करने की कोशिश की है। क्या है केस स्टडी, एन EMF इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ द कंडक्टर across the magnetic field is called motional electromotive force. It is given as E is equal to minus BVL. E की वैल्यू लिखी है minus BVL. This equation is true as long as the velocity, field and length are mutually perpendicular. जब तक कि B, V और L mutually perpendicular है। The minus sign associated with the Lenz law. ये minus sign लेंस लॉ से एसोसिएटेड डायग्राम भी बना है। एज शोन इन द फिगर, ए रेक्टेंगुलर लूप MNOP इज पुल्ड आउट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड से खींचा गया है, आउट बाहर ले जाया जा रहा है। विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी V, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है V, बाई अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स F, द लेंथ Mn इज इक्वल टू L। जो Mn है ये L के बराबर है। एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज R। ठीक है, ये कुछ सिचुएशन है, सब समझ गए हम लोग। अब एक एक करके क्वेश्चन पिकअप करेंगे और करते चलेंगे। तो आओ पहला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द करंट इन द लूप। तो करंट इन द लूप क्या हो जाएगा, हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है IR या E इज इक्वल टू IR। तो R निकालना है तो हमें क्या कहना पड़ेगा, E अपॉन R। और E इन्होंने दे रखा है क्या, BVL। माइनस साइन छोड़ दीजिए, किस डायरेक्शन में है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो BVL अपॉन R। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, BVL अपॉन R। ये हो गया पहला ऑप्शन, I की वैल्यू E अपॉन R। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये पहला वाला पार्ट आप फटाक से कर लिए। दूसरे में आते हैं साहब, केस स्टडी पढ़ चुके हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप, अब ये ध्यान रखिए कि हमारा जो फोर्स लगता है किसी भी आर्म पर, वो होता IL क्रॉस B। समझिएगा मेरी बात, यानी ILB साइन थीटा। अब L और B में तो थीटा 90 चल रहा है तो साइन 91 होता है, तो इसको सिंपली ILB लिखा जा सकता है। इन आर्म्स पर NO पर और MP पर दोनों फोर्सेस जो लगेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। OP चला जाएगा बाहर, क्योंकि बाहर है तो वहां फोर्स लगेगा नहीं। इस MN पे लगेगा फोर्स, और फोर्स लगेगा वो भी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी विपरीत दिशा में लगेगा फोर्स। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी हुई, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं उसको F1 बोल दूं, इस वाले फोर्स को, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ILB। I निकाला था जहां तक पीछे से हम लोगों ने, तो I की वैल्यू थी VBL अपॉन R। यही थी ना, पीछे जाओ BVL अपॉन R। ये वैल्यू थी पहले की, हो गई I, फिर ये रहा L और साथ रहा B। अब देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो ये आ गई VB स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। ये हमारा फोर्स आ रहा है और इसकी वैल्यू जो आ रही है वो है ऑप्शन नंबर B स्क्वायर L स्क्वायर R। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट।
तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। फोर्स क्या निकला आप समझ पाए होंगे, इस वाली mn आर्म पे फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी विपरीत दिशा में, और NO और MP अपने आप में कैंसिल आउट हैं जो फोर्सेस हैं। PO बाहर चला गया है खींचते वक्त मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई, इंपॉर्टेंट है, समझ के चलिएगा। अगली बात करते हैं नंबर 3 की। फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स F नीडेड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी। अब भाई जो फोर्स F1 इधर लगा था उसी के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में F लगाना पड़ेगा, तभी तो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन होगा। तो F1 की वैल्यू थी हमारी पीछे क्या, VB²L²/R, यही वैल्यू यहां पे हो जाएगी VB²L²/R, विच इज ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए होंगे, तो इसमें हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। चौथे पार्ट में लिखा था पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से जो पावर डिलीवर होगी वो F इंटू वी होती है। मैकेनिकल पावर की बात करते हैं अगर हम, फोर्स कितना था, फोर्स की वैल्यू हमने निकाली थी अभी। वो फोर्स की वैल्यू ये देखिए, ये थी एक्सटर्नल B²L²V/R, B²L²V, अरे भाई क्या है, V/R, और ये रहा साथ में V। तो वैल्यू क्या आ गई इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद, B²L²V²/R, और ये ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। B²L²V²/R, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये वैल्यू अपनी बन जाती है, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब चलते हैं नंबर 5वें पार्ट पे। द थर्मल पावर डेवलप्ड इन द लूप। तो थर्मल पावर क्या हो जाएगी, I² इंटू R। I कितनी थी शुरू में, तो I थी VBL/R, इसका करो स्क्वायर, शुरू में पहले पार्ट में निकाली थी, इंटू R। तो ये वैल्यू क्या बन गई, V²B²L²/R² इंटू R। एक R से R कट जाएगा, V²B²L²/R आ जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। V²B²L², ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये देखिए इस तरह से सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ी पढ़ाई लिखाई जरूरी होगी। तो मेरे ख्याल से आप बात पकड़ पाए होंगे। चलते हैं इसके आखिरी सेगमेंट में जो है असर्शन रीजनिंग का। आइए चलते हैं। तो बच्चों आते हैं, करते हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये रहा, लिखा है एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज अलोंग द मेरिडियन, द पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ इट्स विंग्स विल नॉट बी द सेम। बिल्कुल ठीक बात है। आप जानते हैं कि जब मेरिडियन में नॉर्थ और साउथ पोल ले लीजिए, तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगी जहां पे ये जिसमें फ्लो कर रहा होगा, तो प्लेन जो होगा, अगर मैं प्लेन कुछ ऐसे बना दूं आपके लिए, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा अर्थ का, वो वर्टिकल कंपोनेंट को, ये प्लेन बन गया साहब, और इनके विंग्स के बीच में इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जब ये जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट को काटेगा मेरिडियन में, तो काटेगा तो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज अलोंग द मेरिडियन, द पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ द विंग नॉट बी द सेम नहीं रहेगा, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो ये वाला है साहब ट्रू। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूसेस। ठीक है, ईएमएफ जो होता है जब भी चेंज होता है d∅dt, तो जो एसोसिएटेड एरिया है उसमें फ्लक्स हमारा ई हमारा इंड्यूस हो जाता है। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ आर ट्रू, और रीजन भी करेक्ट है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका ऑप्शन बनता है ए बेटा, क्योंकि ये जब भी हमारा फ्लक्स में चेंज होएगा तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये बात सही है, और इसी वजह से फ्लक्स में चेंज होने की वजह से काम बन रहा है। ठीक है साहब, अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और इसमें लिखा है एन इंड्यूस्ड करंट विल बी डेवलप्ड इन ए कंडक्टर इफ इट इज मूव्ड इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज रॉन्ग। ये फॉल्स है, क्योंकि ये इंड्यूस्ड करंट कहां पैदा हो जाएगी, वो इट इज मूव्ड इन पैरेलल। अगर मैग्नेटिक फील्ड के किसी कंडक्टर को फ्लो कराओगे, मूव कराओगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और कंडक्टर को इसी दिशा में लेके जाओगे पैरेलल, तो कहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कोई कंडक्टर ऐसे लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनने वाला कंडक्टर का, हमें 90 डिग्री पर ले जाना होता है, या कोई भी एंगल दूसरा पैरेलल के अलावा। तो व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप एंड मैग्नेट एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द लूप। देखिए ये इंड्यूस्ड करंट लूप में तभी होगी जब लूप रिलेटिव मोशन हो, लूप और मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड में हो लूप,
है ना। अगर लूप अलग है तो ये भी फॉल्स हो गया। मान लीजिए ये आपका लिखा है रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप एंड मैग्नेट। अब ये मैग्नेट है, मैग्नेट जो एसोसिएटेड फ्लक्स है उसमें डिफाई चेंज होगा, देन ऐसा होगा। रिलेटिव मोशन होता है और इसका इससे कोई लेना देना नहीं, कहीं और पड़ा हुआ, बहुत दूर पड़ा हुआ है, तब इसमें चेंज नहीं होने वाला है। तो ये फॉल्स हो जाएगा जब देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट। जब यहां पर व्हेनेवर देयर इज ए लूप और मैग्नेट के बीच में जब एसोसिएटेड फ्लक्स जो है उसमें चेंज होगा तब बात बनेगी। मान लीजिए ये आगे बढ़ा और लूप का एरिया भी बढ़ जाए साथ में, या लूप ये आगे बढ़ रहा है, लूप का एरिया बढ़ जाएगा तो जितना फ्लक्स बढ़ा उसी एरिया में सेम रहा, फिर तो इससे एसोसिएटेड वाला काम नहीं बनेगा। तो हमारा यहां पर कब होता है, जब फ्लक्स में चेंज हो। ठीक, तो फ्लक्स में चेंज हो वो इंपॉर्टेंट है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थोड़ी महीन बात है, अगर ना चेंज करें हम ये सोचे कि रिलेटिव मोशन है, सब कुछ ऐसा ही रखा, एसोसिएटेड है फ्लक्स इसमें, तब चेंज हो जाएगा साहब। लेकिन यहां पर अगर बात सोचे कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप एंड मैग्नेट एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द लूप, तो यहां पर यह सोचना है कि जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है वो इस वजह से पैदा होती है कि चेंज इन फ्लक्स होता है। रिलेटिव मोशन एक कारण हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। जब तक चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। रिलेटिव मोशन की बात की है। ठीक, तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की बात करते हैं, फैराडे लॉज आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये असर्शन है आपका ट्रू। जो फैराडे का लॉ है कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। दूसरा, इन ए प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ। ये तो साफ है फॉल्स, ये तो फॉल्स हो गया भाई। असर्शन इज ट्रू बस रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो ये बच्चों ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, एसी सर्किट जो आप बनाते थे, आपको इतना तो ध्यान होगा ही, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, उसमें जो ईएमएफ है, करंट और ईएमएफ आई और ई दोनों सेम फेज में होते हैं, लैगिंग नहीं होती। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स, रॉन्ग, और फर्स्ट वन इज करेक्ट। तो असर्शन करेक्ट है और रीजन फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, असर्शन इज ट्रू बट रीजन फॉल्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आप समझ पाए होंगे। अगली बात करते हैं हम लोग। लिखा है एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एनी मेटेलिक कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज अराउंड इट। ये बात बिल्कुल ट्रू है बेटा कि जब भी एडी किसी मेटल में जो फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो उसकी वजह से उसमें एडी करंट्स पैदा हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज, ये भी ट्रू है, लेकिन ट्रू होने के बाद इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एडी करंट्स का, पोटेंशियल डिफरेंस, फ्लो ऑफ चार्ज का। बात समझ में आई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स डिपेंड्स ऑन देयर सेपरेशन एज वेल एज देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन। ये तो साहब ट्रू है, ट्रू है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कॉइल ओनली, ये फॉल्स है, ओनली का लिख दिया, क्योंकि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है एम, आप जानते हैं म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L लिखते हैं आप, तो ओनली नहीं है, बाकी चीजों पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए फॉल्स है। तो T और F हो गया, इसका मतलब ऑप्शन असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। इस तरह से कुछ प्रैक्टिस हो गई, थोड़ा